एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितनी तरह के हैं, क्योंकि बेसिकली हम किनको स्टडी करने वाले हैं, ट्रू सॉलिड्स को, राइट। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स: आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले कि मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको बताऊं, चलिए पहले इनका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, सबसे सिंपल सा मेरे को आंसर देते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्राइट, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ठीक, अब मैं कोवेलेंट की एग्जांपल ले लेती हूं। कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल मेरे को आप देंगे तो सॉलिड होना चाहिए, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, सॉलिड है और क्रिस्टलाइन है और कोवेलेंट है। इसके बाद आती है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर का एग्जांपल मेरे पास है वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, देन आयोडीन, देन कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जितनी तरह की मेटल्स को आप जानते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटालिक के। अब मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को इलेबोरेट करूंगी वन बाय वन। आयनिक सॉलिड्स, तो उसकी सबसे पहली जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये किससे बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इनकी कॉम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं, ये किससे बनते हैं? तो कौन है इसमें? सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये तो आयंस हैं, ये केटाइन और ये एनाइन। तो केटाइन और एनाइन, या सिंपली मैं क्या बोल दूंगी, एनाइंस। एनाइंस की ब्रैकेट में आप क्या कर देंगे, केटाइंस और एंड एनाइंस। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। फिर बात आती है कोवेलेंट की। कोवेलेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के इसके अंदर कौन होंगे उसके? कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है दो एटम्स के बीच में बनता है, चाहे वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनाए, चाहे आप क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बनाए, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? एटम्स। इसके कौन आए? आयंस। अब आया मॉलिक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो आइस में क्या होता है, आप लोग आइस का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, वाटर वाटर वाटर, सॉलिड हो जाता है। एक्चुअली ऐसे नहीं जुड़ा होता, अगर आपको याद हो इसका टेट्राहेड्रल ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर आइस का, यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट। तो एक तो आइस हो गई, वाटर। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जब सॉलिडिफाई होती है इट इज कॉल्ड ड्राई आइस और कोल्ड। आयोडीन, आयोडीन के भी क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन है क्या ये? मॉलिक्यूल। तो इन सॉलिड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो आइस बनेगी। आयोडीन के मॉलिक्यूल I2 जब आपस में जुड़ेंगे तो आयोडीन बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बहुत ज्यादा इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं, इट सॉलिडिफाइज। और ड्राई कोल्ड इसलिए है, ड्राई आइस इसलिए है क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाती है विदाउट वेटिंग द सरफेस। हमारे जितने भी कोल्ड स्टोरेज हमारे पास हैं, जहां हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, आपने सुना होगा कि मार्केट में जब मैंगो आते हैं तो घर के हमारे मेंबर्स बोलते हैं कि ये पिछले साल वाले हैं, स्टोरेज वाले हैं, कोल्ड स्टोर वाले हैं। तो उस कोल्ड स्टोर में पानी वाली बर्फ नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अदरवाइज क्या होगा, जब वो आइस मेल्ट करेगी तो सारा सरफेस गीला करेगी, चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कूलिंग इफेक्ट देती है। लेकिन जब ये पिघलती है तो सरफेस को गीला नहीं करती, डायरेक्ट सब्लाइम कर जाती है गैसियस फॉर्म में। अब बारी आई मेटालिक की। मेटल के अंदर कौन जुड़ी होती हैं? एटम्स 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 आपस में जुड़ी होती हैं, एक एटम दूसरी एटम तीसरी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन हुए? मेटल्स के भी एटम्स। ठीक है, अब अगर मैं, क्योंकि यहां पे बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम रह रही है, मैं
एग्जाम्पल्स नहीं मिटाऊंगी, सिर्फ आपको इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सिर्फ उनका मैं यहाँ आयोडीन है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी ली हमने, सॉलिड। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन आए, आयंस। ठीक है, केटाइन एंड एनाइन। इसमें कौन आई, एटम्स। इसमें कौन आए, मॉलिक्यूल्स। और इसमें कौन आई, एटम्स। ठीक है, लेकिन एटम्स के साथ अब अंदर इसके क्या रहता है, ये एटम्स जुड़ती कैसे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग तो होनी चाहिए। तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कैर्नल, और जितने भी नेगेटिव कहां से आएगा, ये पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव में क्या रहते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को हटाकर जो पॉजिटिव न्यूक्लियस बचा है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कैर्नल। तो इनकी अट्रैक्शन, एक का कैर्नल दूसरे के इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते जाते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई बॉन्डिंग। अब क्योंकि ये आयंस हैं, आयंस है तो बॉन्डिंग कौन सी होती है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके अंदर रहेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो मैं एग्जांपल्स को यहां से रब कर देती हूं। ठीक है, इनके अंदर रही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको क्या बोल देते हैं, आयनिक फोर्सेस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। अब कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के अंदर अब दो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जुड़ेंगे, आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, या फिर इसमें कौन कौन सी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में आई मेटेलिक। अब मेटेलिक के अंदर क्या होगी, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैर्नल एंड नेगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की कंडक्टेंस इसी की वजह से होती है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैर्नल्स जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। थोड़ा इधर आप जरा जूम कीजिए, ये कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल, यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन, इधर कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल इलेक्ट्रॉन कैर्नल। इस तरीके से जो मेटालिक बॉन्डिंग रहती है, मेटालिक स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से, ये ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैर्नल्स जो है वो उसमें एम्बेडेड है। तो एक कैर्नल के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको पता है मेटल्स के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये अपनी जगह फिक्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी चाहे हीट की ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ये थी इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आई इनकी फिजिकल नेचर। जितने भी आयनिक होते हैं कंपाउंड्स, दे आर वेरी हार्ड, लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब आप मिश्री लीजिए, चीनी लीजिए और उसको थोड़ा सा भी क्रश करेंगे पाउडर बन जाता है। सॉलिड है, हार्ड है, बट इजीली ब्रेकेबल, इजीली क्रशेबल, आप उसको आसानी से क्रश कर सकते हैं। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, आप इसकी एग्जांपल देख चुके हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है। तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, डायमंड इज हार्ड, तो इट वेरीज फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, और ये हार्ड है बट ब्रिटल है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट टू हार्ड। आप इनको फिक्स नहीं कर सकते कि ये सॉफ्ट ही होते हैं या हार्ड ही होते हैं, वेरी करते हैं। और जो मेटल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी हार्ड, लेकिन आप इनको शीट्स बना सकते हैं, मीन्स दे आर मैलेबल। आप इनकी वायर्स ड्रॉ कर सकते हो, मीन्स दीज आर डक्टाइल। तो दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल, दीज मे बी सॉफ्ट टू हार्ड, दीज ऑल्सो मे बी सॉफ्ट टू हार्ड। और मेटल्स जो हैं, दीज आर वेरी वेरी हार्ड बट मैलेबल एंड डक्टाइल।
इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इसी तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं। आपको पता होगा डायमंड बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, इतनी इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है दैट इट बिकम्स हार्डेस्ट सब्सटेंस। और दूसरे नंबर पे आता है, ये जरा यहां फोकस कीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड। एक पेपर में था, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बेरेंडम। क्वेश्चन था व्हाट इज कार्बेरेंडम, तो दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड। इसके बाद मॉलिक्यूलर के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं यूजुअली लो। आइस आप फ्रिज से निकाल के रखो, थोड़ी देर में वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो यूजुअली लो रहते हैं। और मेटल्स मॉडरेट टू हाई। अगर आप सोडियम मेटल की बात करें तो थोड़ा सा गर्म करते ही पिघल जाएगी, लेकिन अगर लोहे को पिघलाना हो तो आपको पता है बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट, बहुत लो भी नहीं होता है, मॉडरेट टू हाई। अब आई बॉन्डिंग एनर्जी। इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है दैट इज द हाईएस्ट, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में होंगी, दे आर फुल फ्लेज चार्जेस, तो दैट इज हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोएस्ट 400 एंड हाईएस्ट 4000। और कोवेलेंट के अंदर दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगी, तो वहां पे चार्ज सेपरेशन बहुत कम रहती है, तो इनकी वैल्यू रहती है 150 to 500 जॉउल्स। इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर, तो इनकी भी लेस देन 40 किलो जॉउल, दिस इज 400 to 4000 किलो जॉउल। और मेटल्स की 70 से लेकर 1000 किलो जॉउल तक बॉन्डिंग एनर्जी, कि आपस में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट जुड़ते हैं तब एनर्जी कितनी बाहर जाती है, बॉन्ड बनने पर बाहर एनर्जी कितनी जाती है, वहीं से इनकी स्टेबिलिटी का आइडिया लगता है। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग एनर्जी होगी मींस इतनी एनर्जी बाहर गई थी जब बॉन्ड बना, तो इतनी एनर्जी वापस देंगे तभी ये बॉन्ड टूटेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर्स। कब? व्हेन दे आर सॉलिड। नमक, आप नमक को एक कंटेनर में डालो और 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दो और कहो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, नहीं होगी। कब कंडक्टेंस होगी? या तो आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, मेल्ट हो जाए तो उसके कैटायन और एनायन मूव करने शुरू हो जाएंगे, या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको पानी में घोल लीजिए तब वो कंडक्टेंस शो करेगा। तो दीज आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट बिकम कंडक्टर्स इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। देन कोवेलेंट की बात करें तो दीज आर इंसुलेटर्स बिकॉज दीज आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, यस, ग्रेफाइट। It is the exception. Being covalent, it is a good conductor of electricity. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आप पढ़कर आए हो, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है पर कार्बन एटम, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल्स के अंदर तो सब कुछ बैलेंस्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करानी है, देयर शुड बी मिनिमम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेंगे। इसके बाद आई मेटल्स। मेटल से बेटर कंडक्टर तो है ही नहीं। दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, और क्योंकि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स आपने एग्जांपल्स देखी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड। तो जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं दीज आर आयनिक सॉलिड्स। देन कोवेलेंट के अंदर आपके पास आ गया डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इट इज ऑल्सो कोवेलेंट सॉलिड। इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आपने देखी आइस, आइस मतलब वाटर, आपने देखी ड्राई आइस, ड्राई आइस मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद आयोडीन, आयोडीन के भी क्रिस्टल्स रहते हैं, ये एक्सेप्शन है। बीइंग नॉन मेटल इट इज हैविंग मेटालिक लस्टर। इसके बाद आई मेटालिक, मेटालिक के अंदर
सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जितनी भी मेटल्स के नाम आपको आते हैं दे आर कवर्ड अंडर मेटालिक सॉलिड्स। तो आपने क्या स्टडी किया? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। और आयनिक के अंदर नाम से क्लियर हो जाता है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आयंस। These are constituted by ions. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में. These are constituted by atoms. Molecular, as the name indicates, these are constituted by molecules. And metallic, these are constituted by metallic atoms where attraction is between positively charged canals and negatively charged free moving electrons. तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी. आयनिक है तो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग. अब मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? आइदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाय डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. और मेटालिक के अंदर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैनल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल्टरनेट एटम्स. तो आपने इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया. सबसे पहले आप एग्जाम्पल को माइंड में रखें, फिर थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से रहता है. तो आज हमने सीखा सॉलिड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. एमॉर्फस आपने अपने घर में देखा है कोयला, और चीनी की क्रिस्टल्स देख लिए आपने, कॉपर सल्फेट के आप देख चुके हो. देन आगे क्रिस्टलाइन कितनी तरह के हैं? आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक. तो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट lecture we will study about nature of bonding in solids. Stay tuned. See you in next video.